426, पेज नंबर 426, एग्जाम्पल 8, स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लें। On 1st September 2015, SIL started construction of its new office building and completed it on 31st May 2016. 31st May 2016। तो ये बनता है सितंबर से लेकर दिसंबर 4 मंथ और 9 मंथ का टोटल है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। अब ये पेमेंट्स की हैं आपने, एक 1 सितंबर को की है, एक 1 दिसंबर को, एक 1 फरवरी को और इवन एक 1 जून को। अच्छा, जो 1 जून वाली पेमेंट है उसको मैं अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। हाँ जी, सो फार एज द कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न, क्योंकि मेरी सेसेशन डेट जो है ऑब्वियसली 31 मई होगी। In addition to above payment, SIL paid a fee of 8 million on 1st September 2015 for obtaining a permit allowing the construction of the building। तो ये भी एक एक्सपेंस है। ऊपर प्रोग्रेस बिल है, आप ये समझ लीजिएगा। Project was financed through the following sources. On 1st August 2015, a medium-term loan of 25 million was obtained specifically for the construction of building। ये कौन सा लोन हुआ जी? Specific loan. The loan carried a markup of 12% per annum, payable semi-annually। Semi-annually payment है। A commitment fee of 0.5% of the amount of loan was charged by the bank। उसके बाद surplus funds were invested in saving account at 8% जी per annum। ठीक हो गया। On 1st February 2016, SIL paid the 6 monthly interest प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स दी प्रिंसिपल, यानी वो जो लोन में से 5 मिलियन प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा वो पे कर रहा है। अच्छा, इसके बाद वो लिख रहा है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस facilities of SIL, running finance facility of 28 million was from bank from bank A, carrying a markup of 13% payable annually। Average outstanding balance during the period of construction was 25 million। अब देखो आपकी फैसिलिटी 28 मिलियन की है, लेकिन एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 है, तो बताओ मैं 28 लूंगा या 25? 25, ठीक है जी। ये मैं चीज़ बताई थी कि जब आउटस्टैंडिंग दी हो तो फिर आपने इसी को फॉलो करना है। इसी तरह रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस वाज ड्यूरिंग द पीरियड 20 मिलियन। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन 30th June 2016 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Borrowing cost calculations should be based on number of months। Comparatively is a very easy question, क्योंकि इसके अंदर आपका बोरविंग, 2 बोरविंग्स दी हुई हैं, 2 जनरल हैं, 1 स्पेसिफिक है, और 4 पेमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें से 1 मैंने नहीं लेनी, 3 पेमेंट्स लेनी है ऊपर जो दी हैं, प्लस जो आपने एडिशनल पेमेंट की है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है जी? पहले वो आंसर का टेबल बना लोगे। अब इसके अंदर अगर देखें तो लोन प्रोसेसिंग फी भी है, बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक और जनरल तो आनी है, और सरप्लस फंड्स भी हैं। चारों चीज़ें आ गई, तो मैक्सिमम 4 होती हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं। तो किसी में कम भी हो सकती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये लोन प्रोसेसिंग फी ना दे, ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में सरप्लस ना हो। तो 2 तो मस्ट होती है ना, जनरल और स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट इट। आज डेट है 10/4/2021। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, आपको एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मंडे से अब आपकी 2 क्लासें हुआ करेंगी। एक तो यही क्लास है जो होगी, दूसरी क्लास होगी 4 to 5 शाम को, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लास कोई ये नहीं है कि एडिशनल क्लास है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें।
क्लास रेगुलर वही है, ठीक है। ये क्लास रखी गई है लाइक एक स्टूडेंट लेट कमर है, लेट आए ज्वाइन किया तो शायद उसको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, फिर वो स्टूडेंट जिनको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टिल, वो इस क्लास में डिस्कशन होगी, ये डिस्कशन क्लास होगी, इंक्लूडिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी, यकीनी बात है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट वॉलंटरली आना चाहता है कि जिसको प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है चलो मैं ले लेता हूँ क्लास, तो वो भी ले सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। और ये ऑनलाइन ही होगी, यकीनी बात है, ये क्लास होगी ऑनलाइन। अच्छा, ये जितनी क्लास है, ये जो 4 to 5 वाली है, ये सर हाफिज जैद साहब जो है ना, वो आपकी क्लास लेंगे। ये ठीक है, तो आप लोग मंडे से ये नोट कर लें कि 4 to 5 भी क्लास होगी, और उसमें जो डिस्कशन करनी होगी वो सर से आप कर लेंगे। तो मेरी क्लास में करनी होगी, मेरी क्लास में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी चलेगी। अच्छा जी, 10/4/2021 आज की डेट है, और आज से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या लिखना है, टेबल बनानी है, सॉरी आपने पहले सॉल्यूशन का वो बनाना है टेबल, जिसमें लिखना है SIL, पूरा नाम क्या था कंपनी का, स्प्रिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कर रहा हूं कि कैसे आपने इसका फॉर्मेट बनाना है। सेकंड लाइन पे हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, फॉर द ईयर एंडेड June 2016। और ये बता दूं कि ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद देख लो कि पास पेपर को इतने मुश्किल क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। मैंने तो बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा चीज़ें करवाई हैं FR2 लेवल पे, क्योंकि पहले FR2 में होता था, ये अब FR1 में आया है। तो जो मैंने करवाई हैं वो FR2 के पेपर में आई हुई हैं। FR1 में इतनी ज़्यादा मुश्किल अभी तक नहीं आई, लेकिन हो सकता है वो दे दे, इसलिए करके जाओ। तो रुपीज़ इन मिलियन, ये होती मिलियंस में है ना पेपर में, अगर आप देखो तो इसमें 4 चीज़ें आनी है। वो पहले लिख लेते हैं, लोन प्रोसेसिंग फी पहले ले लें, और लोन प्रोसेसिंग फी यहीं से ले लेते हैं जी, 25 इंटू 0.5%, 0.125। उसके बाद मैं लेता हूं स्पेसिफिक बोरोइंग इंटरेस्ट, जो यकीनन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, और इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट इनकम, वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसे वहाँ ले जाते हैं। और उसके बाद जनरल बोरोइंग इंटरेस्ट, ये लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो अब ऑब्वियसली वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो पहली वर्किंग क्या बनानी है आपने, फंड यूटिलाइजेशन टेबल। अब इसमें पहला कॉलम डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग। तो सबसे पहली देखिए कौन सी डेट है, आपने बोरोइंग की है 1 अगस्त को,
ठीक है, 1 अगस्त को, तो मैं 1 अगस्त से ही स्टार्ट करूंगा। 1 अगस्त 2015 आपके पास लोन लिया आपने जी 25 मिलियन का, लेकिन उसमें 0.125 मिलियन जो है वो आपका डिडक्ट हो गया, तो 24.875 का बैलेंस आ गया। अब जो आप पहली पेमेंट कर रहे हो वो 1 सितंबर को कर रहे हो, और 1 सितंबर को 2 पेमेंट है, एक तो ऊपर दी हुई है टेबल में, और एक नीचे वो लिख रहा है जी कि 8 मिलियन, 8 है ना, हाँ जी, जो परमिट, इसको जरूरी नहीं है ज्यादा लिखे क्योंकि हम वर्किंग बना रहे हैं, तो यहां पर बिल प्लस परमिट फी लिख देते हैं। और ये जो अमाउंट है ये जी, ये टोटल बन रहेगी कितनी, सॉरी 18 मिलियन, तो ये ऑब्वियसली स्पेसिफिक से मैं लेस कर। अब मेरे पास बैलेंस रह गया सिर्फ 6.875। अगली पेमेंट कर रहा हूं 1 दिसंबर 2015 को, और नेक्स्ट पेमेंट है मेरे पास 15 मिलियन, तो कहां से पेमेंट करूंगा जी, यस 6.875, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक से होगी ना, और बाकी जो बैलेंस बचेगा 15 माइनस 6.875, ये जनरल से हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट आ रही है हमारे पास 1 Feb 2016। अब 1 Feb 2016 को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो 12 मिलियन, वो कहां से करनी है, ऑब्वियसली वो रनिंग फाइनेंस से। और इसके बाद की जो पेमेंट है 1 जून, क्योंकि वो सेसेशन डेट के बाद है, छोड़ दो क्योंकि उसमें कैपिटलाइजेशन तो होनी नहीं। ये आएगी तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में तो आएगी, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी। वो इसके बाद की पेमेंट्स बिल्कुल आएंगी, वो अभी बिल्डिंग तो मुकम्मल नहीं हुई ना, जो पेमेंट है वो इसमें शामिल होगी, और अगर बिल्डिंग मुकम्मल भी होगी बाद में पेमेंट करनी है तो पेएबल बुक करोगे, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट में जरूर आएगा, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज नहीं होगी। तो हम तो ये जो टेबल बनाते हैं ये तो बोरोइंग कॉस्ट के लिए बनाते हैं ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए नहीं बनाते। वो भी मैं आपको निकाल के दूंगा, बेशक रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके जी, जैसे ये कैलकुलेट हुआ अब मैंने कैलकुलेशन करनी है सर सर जी। सर जनवरी में एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, लोन जो हमने ओके लिया? ओके सॉरी, वो भी पे करनी, वो किस डेट को पे हो रही है, सर जनवरी बन रहा है। 1 जनवरी नहीं दी हुई है डेट उसने, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को एक और पेमेंट भी हो रही है, वो यहीं पे आ जाएगी ना, और यह है लोन रीपेमेंट। अब लोन कितना पे कर रहे हो, 5 मिलियन उसने कहा एक पे कर रहे हो, प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकाल लो, 25 मिलियन का लोन था, उस पर इंटरेस्ट 12% है, और इंटू 6/12। हाँ जी जी जी, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था, सेसेशन डेट कौन सी होती है, जिस दिन सारा कुछ मुकम्मल हो जाए, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। अर्लियर आएगी तो मई आएगी ना, इसलिए हम आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज वो भी जनरल में अगर रिकॉर्ड कर दिया तो उस पर कैपिटलाइज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उस पर कैपिटलाइज नहीं होना, लेकिन पेमेंट आएगी। वो इस टेबल में मैं शो नहीं कर रहा, बिकॉज इस टेबल के बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि यहां से मैं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकाल। ठीक है, तो ये अमाउंट बनेगी 6.5 शायद। ये भी कहां से पेमेंट कर रहा हूं, जनरल से, तो जनरल से 3 पेमेंट हुई है, बाकी सारी स्पेसिफिक से। सो वर्किंग 2, जनरल बोरिंग का जो प्रिंसिपल मैंने बताया था, सीधा लो। अब चूंकि दरमियान में एक री इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना, वो भी ज़हन में रखना है, लेकिन पहले स्टार्ट और एंड डिसाइड कर लेते हैं। स्टार्ट कहां से होगी, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त 2015, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था ना, नहीं लोन लिया था, सॉरी, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 2015, और डेट ऑफ बोरोइंग 1 अगस्त 2015, विच एवर ऑफ दीज टू डेट्स इज लेटर। कौन सी लूं, सितंबर। सितंबर। 1 सितंबर से स्टार्ट करूंगा,
और क्लोज कहां पे करूंगा? रिपोर्टिंग डेट, हाँ जी, 30th June 2016, सेसेशन डेट 31st May 2015, विच एवर ऑफ दीज टू डेट्स इज अर्लियर। इससे पहले जो हम एग्जाम्पल करते रहे वो अर्लियर जो थी वो हमारी रिपोर्टिंग डेट थी। यहां पहला क्वेश्चन है जहां सेसेशन पहले आ गई है, जो पहले आएगी वो लोगे, यानी 31 मई तक जाना है। लेकिन 1 सितंबर से 31 मई के दरमियान में एक रीपेमेंट भी आ रही है लोन की, तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जाना 31 मई तक है, यानी इसको मैं पहले लूंगा 1 फरवरी, ये जिस दिन लोन पेमेंट कर रहे हैं 1 फरवरी 2016, फिर 1 फरवरी 2016 से 31 मई 2016। तो देखो असल में स्टार्ट और एंड ये है, और अगर कोई लोन रीपेमेंट ना हुई होती तो सीधा लिख देता। तो ये ख्याल करना आपने, पहले तो लोन देख लें, लोन कितना था 25 मिलियन, और यहां लोन कितना था 20 मिलियन, क्योंकि आप 5 मिलियन पे कर चुके हो। अब इसका 12% इंटरेस्ट, इसका भी 12% इंटरेस्ट। अब यहां मंथ काउंट करो, सितंबर से जनवरी, फरवरी शामिल नहीं करना क्योंकि फर्स्ट है जी, 5 महीने। असल में यहां 6 क्यों नहीं बन रहे? हालांकि इंटरेस्ट 6 महीने का पे किया क्योंकि एक उससे पहले आ रहा है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो इस रूल के मुताबिक खुद ब खुद उतना आएगा जो कैपिटलाइज होना है। कितना आया जी? 5/12, सॉरी लिखने में गलती होगी, 60, 1.250। इसी तरह दूसरी अमाउंट देखिए, इसमें मंथ फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ। और चूंकि इस क्वेश्चन में कोई सस्पेंशन पीरियड है ही नहीं, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो यहां आप कैलकुलेट करें 20 का 12% इंटू 4/12, 8। इसको प्लस कर लिया तो ये 2.050 इज द आंसर। ये मैं यहां ले आता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन में कहते हैं जी सरप्लस फंड जो हैं वो आप कहां करोगे स्पेंड, कितने परसेंट पे? 8%। अब वर्किंग 3 बना लेते हैं, वर्किंग 3। अब सरप्लस फंड इस टेबल से ले लें। अब मैं कहां से लूं? लोन लिया 1 अगस्त को, लेकिन एक असूल याद रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया है, तो अगस्त नहीं लेना आपने। ये देखो, जिस पीरियड में कैपिटलाइजेशन हो रही है ना, सिर्फ उसी पीरियड की इंटरेस्ट इनकम उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हाँ, हम तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट निकाल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बेशक टेबल में मैंने अगस्त लिया हुआ है, वो बैलेंस के लिए किया था, वो तो लेना ही लेना है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। तो ये जो एक महीना सरप्लस फंड रहे हैं ना, इसका कैपिटलाइज के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब सरप्लस फंड मेरे ये आ गए, क्योंकि 1 सितंबर से स्टार्ट करना ना, तो ये आ गए, और ये 1 दिसंबर को पे भी हो गए। तो मैं कह सकता हूं 1 सितंबर 15 से लेकर 1 दिसंबर 2015 तक मेरे सरप्लस फंड थे 6.875, इस पे 8% इंटरेस्ट अर्न किया। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ नहीं बन रहे जी, 3 बनेंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर काउंट नहीं करोगे। कितना आया? 138 कर देते हैं। अब ये 0.138 जो है वो यहां से माइनस करता हूं, ये बन जाएगा 1.912 आई थिंक, 862। चेक कर लेना फिर। हाँ, 1.912 जाए। अच्छा जी, अब आइएगा आखिरी, जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग में पहला काम क्या करना है, चूंकि 2 बोरिंग है ना, क्वेश्चन नीचे कर दो सर। ये देखिए, एक 28 मिलियन की और एक 25 मिलियन की, वो बात को मसला अभी रीड करते हैं। तो पहला काम तो ये करना है, मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है।
अब वो कह रहा है जी कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 million फ्रॉम बैंक ए कैरिंग अ मार्कअप ऑफ 13% payable annually. Average outstanding balance during the period of construction was 25 million. अब बताओ मैं 28 पे कैलकुलेशन करूं 25 पे? तो 25 पहला ए वाला ले लें, बैंक ए से 25 मिलियन इंटू 13%, कितना आया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब यह कि हम वो जो मंथ काउंट करते हैं ना मल्टीपल, ये उसने करके दिया है आउटस्टैंडिंग, यानी जितनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल थी। इसका मतलब 3 मिलियन जो फर्क आ रहा है ना, वो पहले यूटिलाइज हो चुकी, क्योंकि जनरल तो कहीं पे भी यूज हो सकता है ना, इसलिए वो हम आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं। कितने? 3.25। अच्छा, बी की तरफ आए, सेकंड वाला, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹25 million फ्रॉम बैंक बी, द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 million and the average running finance balance of that period is 20 million। यहां इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, यहां कितनी अमाउंट लो? 20, और यहां नहीं दिया हुआ छोड़ दो, इंटरेस्ट तो दिया हुआ है ना। मुझे यही चाहिए होता है, असल में हमें तो यही चाहिए होता है, यही कैलकुलेट करके लाते हैं ना, जब दिया हुआ है तो और आसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर लेता हूं, टोटल इंटरेस्ट और टोटल बोरोइंग। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6.25 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 889, 3 डेसिमल ले लेते हैं, ठीक है जी, 13.889। अब इसको मैं वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकता, दूसरा रेट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, वो तो उस वक्त होता है जब एक हाई और एक लो उसके दरमियान में कहीं आएगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, जब जैसे ही निकला, अब मैं जनरल बोरोइंग की पेमेंट्स को लेता हूं। देखो, स्टार्ट कहां से करना है? डेट ऑफ पेमेंट से। पहली पेमेंट 8.125 की स्टेट को ही है, 1 दिसंबर। कहां तक जाना है? क्लोज वही करना है, रिपोर्टिंग डेट और सेसेशन डेट विच एवर इज अर्लियर, 31st। और ये अमाउंट कितनी है पहले अभी कैलकुलेशन नहीं करनी, 8 पॉइंट। आगे चलिए, अगली जो पेमेंट है 12 मिलियन की, वो कब हो रही है? 1 फेब को, और इवन उससे अगली भी 1 फेब को हो रही है। मैं क्यों लेता हूं, सर, इकट्ठा कर लेता हूं। तो सर 1 ये 12 ये होता है। दिसंबर थी, ये 1 फरवरी 2016 से लेकर 31 मई 2016 तक, और ये टोटल पेमेंट बनती है इन दोनों का सम 18.50। जैसे ये मैंने हाईलाइट कर ली, अब इसको सिंपल कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ्स, दिसंबर से लेकर मई तक 6 मंथ। ये कितनी अमाउंट आई? 564। इसी तरह यहां आइएगा तो ये कितनी अमाउंट आई? 13.889% इंटू कितने मंथ बनते हैं? 4/12, फरवरी मार्च अप्रैल मई। 856, इन दोनों को ऐड कर लें, 42, ये यहां लाइए। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये कैपिटलाइज्ड आ जाएगी, 7 5 4 3। अच्छा, अब यहां पर मैं वो भी समझा दूं जो बेशक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बल्कि अब तो आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बजाय बिल्डिंग कह सकते हो, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अल्टीमेटली ट्रांसफर कहां होता है? बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट होगी ना, वो कैसे निकलेगी? जितनी पेमेंट्स की वो सारी इकट्ठी कर दो, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, पेमेंट्स वो सारी दी हुई है, इंक्लूडिंग द पेमेंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल, जो उस डेट के बाद भी हो रही है वो भी शामिल कर लो।
कितनी पेमेंट है जी, ऊपर आइएगा। 10 मिलियन प्लस 15 मिलियन 25 प्लस 12 27 37 प्लस 9 46 प्लस 8 जी 54 मिलियन। जितनी पेमेंट्स की हैं इंक्लूडिंग परमिट फी वो लो, प्लस बोरोइंग कॉस्ट जो आपने टेबल बनाई है जो कैपिटलाइज होनी है 3.457 यानी 57.457 इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये इस तरफ इसलिए बनाते हैं ताकि इससे हम वो अमाउंट निकाल लें जो मैंने कैपिटलाइज करनी, इसके अलावा इसका कोई और जी हाँ हाँ बिल्कुल आनी जो उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूट है। अब अगर ये 30 जून के बाद पेमेंट होती और बिल आ चुका होता तो मैं बाकी पेबल शो कर देता, लेकिन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में तब भी ऐड होना है। सर ये सारे जितने बिल्स हैं ना उसको प्लस करो, प्लस 8 मिलियन का परमिट फी। जी जी ऑनलाइन से कोई क्वेश्चन कर रहा था जी। सर वाईफाई सर मेरा ऑफ हो गया था सर, यहाँ से दोबारा बता दे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग से। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ये करना आपने कि जितनी पेमेंट्स की हैं, जितनी पेमेंट्स इस बिल्डिंग पे गई हैं, चाहे वो ये टेबल में नहीं भी आ रही वो भी लोगे। अब जैसे क्वेश्चन में देखो तो 10 मिलियन की पहली पेमेंट की, 15 मिलियन की सेकंड पेमेंट की, 12 मिलियन की थर्ड पेमेंट की और 9 मिलियन की फोर्थ पेमेंट की। इन चारों को प्लस किया, प्लस इसके अलावा नीचे लिखते हैं 8 मिलियन की आपने परमिट फी भी पे की थी, वो भी ऐड होगी। इन सबको ऐड कर लो, जो अमाउंट आएगी दैट इज 54 मिलियन, प्लस जो अपनी आपने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकाली है 3.457। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर। सर अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़ जाए तो 1 महीने के लिए डेप्रिशिएट भी करेंगे फिर? जी जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो नहीं दिया हुआ ना यूजफुल लाइफ वगैरह, तो हम नहीं करेंगे, फिर एज इट इज लिखेंगे अगर एक्सट्रैक्ट बनाने पड़े तो। सर जी ये जो बुक का सोल्यूशन है सर, इसमें कैपिटलाइजेशन रेट 16.11 आ रहा है सर। किसमें? सर ये बुक के सोल्यूशन में आने दो, आप इसका ओरिजिनल पेपर निकाल लो, उसका सोल्यूशन देख लो, आई कैप की वेबसाइट पे 13.889 आ रहा है। ओके सर। ठीक है, ये मैं आपको पेपर का रेफरेंस भी दे दूंगा, आप देख लेना, FR2 का पेपर है। ओके जी। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने आपको कहा था मैं दूंगा आपको, ठीक है, वो मैं अभी मेरे पास पड़े तो हूँ, अभी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा। लगता है नेट का मसला यहाँ पे है।
अच्छा, इस वक्त वाईफाई नहीं चल रहा और चले फिर मैं अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ज़रा डिस्कस करेंगे जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे कितने चैप्टर हो गए हैं और कितने अब अगला क्या करना है हमने, ठीक है। और एक टेस्ट आपने दिया हुआ है, उसका इंशाल्लाह मंडे को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसका सलूशन मैंने दे दिया था आप लोगों को, नहीं दिया था, चलो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आज। और सेकंड ये है कि अगली दफ़ा अगले क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, मैं बुक देख लूँ उसमें। अच्छा, अभी हम जो कर चुके हैं ना परचेज, ये देखिएगा, इसमें हमने जो डिस्कस किया था, कौन कौन सा किया था जी? IS 16 किया है। सो आई कैन से वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये दो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने शुरू करना है ना चैप्टर, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 3 IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इसमें से क्वेश्चन जो है ना तकरीबन आता है, हर दफ़ा तो नहीं लेकिन ज़्यादा आता है, तो इसको बहुत अच्छी करना। और कैश फ्लो का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लेंथी होता है और लेकिन मुश्किल नहीं होता, क्योंकि FR1 में 3 क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बाकी इतने लेंथी नहीं होते। अब ये भी इतना लेंथी नहीं होता क्वेश्चन, ये तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो खुद लिख के करवाए वो तो सारी चीज़ें कवर की है ना। अभी देखें, ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें उसने नहीं दी हुई, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना हो तो कर लो। सर ये क्वेश्चन था एडवांस है ना सर, ये हम लोग एडवांस और डाउन पेमेंट को सर डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग जो डाउन पेमेंट करते हैं शुरू में, तो वो हम लोग बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी पेमेंट का पार्ट बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं, और जो एडवांस है सर उसको पार्ट की कंसिक्वेंटली एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। इसका शुरू में लेस क्यों करते हैं हम लोग, पेमेंट एडवांस कर रहे हैं जी, शुरू में जनरल स्पेसिफिक में उसकी फुल अमाउंट भी लेस करते हैं, उसके बाद हर बिल में से इसको एडजस्ट करते हैं। नहीं, लेस तो नहीं करते, लेस तो नहीं करते, शुरू में कहाँ लेस करते हैं। शुरू में अगर हम एडवांस पे करते हैं हम लोग ज्यादा की थी जी, लेस किया था, कहाँ से लेस किया था? जनरल लोन पड़ा था हमारे पास, लेस किया था। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, निकालो। टेबल में से जनरल बोरिंग में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 मिलियन की पेमेंट आप कर रहे हो जनरल बोरिंग से, ये माइनस नहीं हो रहा। हाँ, तो पेमेंट तो करोगे ना यार, पेमेंट तो की है। फंड यूटिलाइजेशन टेबल जो आप बनाते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने पेमेंट कहाँ कहाँ की है, किस फॉर्म में की है, वो सारा लिखना है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल प्रिंसिपल याद रखना। कई दफ़ा कंफ्यूजन ये होती है कि ये एडवांस है या डाउन पेमेंट है, कई दफ़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। इसका आसान तरीका याद रखना, ऊपर एक कॉस्ट दी होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कि जी हमारा 120 मिलियन में बिल्डिंग बनेगी, 100 में मिलेगी, 150 में मिलेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। जितने प्रोग्रेस बिल दिए हुए हैं, अगर उसका सम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के इक्वल आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एडवांस जो आप पे कर रहे हो वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो फिर तो एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो एडवांस बन जाएगा, ठीक है। ऐसा देखो ना, 100 मिलियन की आपकी एग्रीमेंट हुआ, 10 मिलियन आपने एडवांस दे दिया, उसको अभी साइड पे कर दो। अब इसके बाद प्रोग्रेस बिल्स शुरू हो गए, जितने प्रोग्रेस बिल है उसका सम करता हूँ वो भी 100 आ जाता है। अब अगर इसका मतलब मैं 10 को भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड कर दूं, एडवांस ना लूं, डाउन पेमेंट लूं, और आगे 100 भी हो रही है तो 110 नहीं हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब वो जो 10 मैंने पे किया है वो आगे 100 मिलियन में मैंने एडजस्ट कर लिया, वो एडवांस हो जाए। समझ आ गई बात? और अब दूसरी चीज, अगर आपकी प्रोग्रेस बिल की पेमेंट 90 आ रही है,
तो इसका मतलब जो 10 पहले दिया है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश का वर्ड भी तो हो सकता है ना, तो अगर एडवांस इंग्लिश का वर्ड है और काउंटिंग का वर्ड है, उसमें मीनिंग में फर्क आ जाता है। ठीक है, हालांकि एक मीनिंग दोनों का सिमिलर है कि पहले देना, लेकिन अकाउंटिंग में एडवांस का ट्रीटमेंट और होता है, डाउन पेमेंट का ट्रीटमेंट और होता है, होते दोनों एडवांस है। तो उस सूरत में फिर जो 10 मिलियन पे किए है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा होगा। फिर आप आगे प्रोग्रेस बिल में से उसको किसी सूरत में डिडक्ट नहीं करोगे। सिंपल प्रिंसिपल ये, समझ आ गई मेरी बात? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू में जो डेप्रिसिएशन निकाली तो वो तो उस बेसिस पे अलग-अलग सबकी निकाल के ऐड करके जो टोटल कॉस्ट है शिप की उसमें से माइनस कर, ठीक है, उसके बाद जो वी वैल्यू हुआ उसकी जो इंक्रीज हो अमाउंट, तो अब डेप्रिसिएशन पर कैसे निकालेंगे? ये तो नहीं पता है कि कौन से पार्ट की कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है। नहीं सब कुछ पता लगता है क्वेश्चन में, ये आपको कंफ्यूजन हो रही है ना। ठीक है, ये सब कुछ पता लगता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, अभी आपको किसने कहा पास पेपर छेड़े? पहले तो मुझे ये बताएं। नहीं, मैं नहीं अभी रिकमेंड करूंगा किसी सूरत में। अल्लाह के बंदो, जब जिस तरह मैं करवा रहा हूँ वैसे करो, खुद उस्तादी मत दिखाओ। मैं खुद आप, जब मैंने कहा है कि मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, फिर आपको क्यों परेशानी है? अभी रिवाइज करना है, उसके बाद दोबारा करने हैं सारे, उसके बाद पास पेपर करने हैं। एक दफा गो थ्रू तो करो। हाँ, इंट्रो और इसमें फर्क है ना। इंट्रो में चलो और होता है कि बेस बनानी होती है, यहाँ बेस बनी होती है, या हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते जाने हैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके, फिर एंड पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिर रोजे आ रहे हैं, रोजों में मैं प्रैक्टिस जरा थोड़ी सी ज्यादा रखता होता हूँ, बोलने का जरा काम थोड़ा कम हो जाए, रोजे भी तो होते हैं ना, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमने इम्पैक्ट रखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मैं कहूँगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला हुआ, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियसली नहीं समझ आई, तो उसको इस वजह से मसला आ रहा है। सर ठीक, आवाज नहीं आई आपकी। अरे बुक के क्वेश्चंस ना करें सर, जो लास्ट में सर एग्जांपल्स। करें यार, आइए मैंने कब रोका है? बुक वाले को मैंने नहीं रोका। जो अभी पेपर्स है ना, ये उन पेपर्स में से एक दो क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे अभी नहीं है उसमें। बुक में जो है ना मिस्टेक्स भी बड़ी हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मिस्टेक्स। एमएल खान खटक, जरा अटेंडेंस बोल दीजिए। एक मिनट है। यस सर। एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर।